Hello friends, welcome back to our channel, and in this video we are going to continue with fundamental rights. Okay, I'll try to finish fundamental rights in this video. Already दो parts आ चुके हैं. If you haven't watched them, please go and watch them first and then start watching this video. ठीक है. आर्टिकल 12 से हमने 30 आई थिंक 30 तक कंप्लीट कर लिया. इसमें 32 से स्टार्ट करेंगे, देन एंड में 31 करेंगे हम. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड वन मोर थिंग गाइस, इस वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं. ठीक है, एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे उसमें रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर. Let's start with Article 32, and Article 32 talks about right to constitutional remedies. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि अम्बेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल को. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो Article 32 is the answer. ठीक है. It provides remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड तो करा दिए गए, लेकिन अगर व्हाट इफ़ समबडी इज़ अपोजिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, या फिर कोई लॉ ऐसा आ जाता है कि फंडामेंटल राइट को हमारे अपोज किया जा रहा है या इन्फ्रिंज किया जा रहा है, देन आर्टिकल 32 में उसके लिए रेमेडी गिवन है. ठीक है, वो क्या रेमेडी है, वी आर गोइंग टू स्टडी. प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड आर्टिकल 32. दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी में अगर प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया है, तो आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं इफ़ समबडी इज़ इन्फ्रिंजिंग योर फंडामेंटल राइट्स. ओके, ये बात क्लियर है. इसके अंदर होता क्या है, हम बेसिकली अगर कोई हमारे इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट, तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226. सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं अंडर आर्टिकल 32. ये बात आपको याद कर रखनी है. ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट की, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है. ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होती हैं, ये हम जुडिशरी के अंदर स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी बस आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226. ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ट्राई टू मूव टू हाई कोर्ट फर्स्ट इफ़ पॉसिबल. ठीक है, रिट पिटीशन हम डाल सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है. तो रिट पिटीशन होती है वो देखते हैं हम. A form of written command on the name of a court or other legal authority to act or abstain from acting in a particular way. ठीक है, ये रिट पिटीशन क्या होती है, ये एक रिटन कमांड होती है जो ऑन द नेम ऑफ अ कोर्ट. ठीक है, बेसिकली ये एक रिटन कमांड होती है किसी कोर्ट के नेम पे या फिर किसी लीगल अथॉरिटी के लिए. ठीक है, टू एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग, या तो किसी कार्य को करने से रोकने के लिए, या फिर अगर कोई कार्य गलत हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए. ओके, और ये बोरो की गई है इंग्लिश लॉ प्रेजोरेटिव रिट्स है, प्रेरोगेटिव रिट्स. ठीक है, ये हमने इसके बारे में ऑलरेडी देख लिया कि ये आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट एंड देन 226 के अंडर हाई कोर्ट. आर्टिकल 32, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स. आर्टिकल 32 के अंडर पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी जो है एम्पावर कर सकती है रिट्स को इशू करने के लिए. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. अब सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स.
अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 32, तो वो बस हम अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ओनली देन वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन दोज केसेस ओनली, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में हम बाकी चीज़ों के लिए भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, फॉर फंडामेंटल राइट्स, फॉर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, और या फिर अगेंस्ट पर्सन गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कांट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है रिट टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन हाई कोर्ट के पास इसमें डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल पावर है, मना भी कर सकता है हाई कोर्ट। ओके, ये डिस्क्रिशनरी पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, ये सब कुछ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर 5 रिट्स गिवन है, वन बाय वन हम सबको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के अगेंस्ट होती है? इट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर अनलॉफुली किसी को डिटेन किया गया है तो हेबियस कॉर्पस लगाई जा सकती है। ऑलराइट, जो कोर्ट होता है वो किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी कर सकता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। कोर्ट देन एग्जामिन्स द लीगैलिटी एंड कॉजेज ऑफ डिटेंशन। जब रिट पेटिशन हम हेबियस कॉर्पस की डालेंगे किसी के लिए, ठीक है, किसी पर्सन को, लेट्स से XYZ पर्सन को डिटेन कर लिया गया है अनलॉफुली, तो हमने हेबियस कॉर्पस पेटिशन डाली उसके लिए। देन कोर्ट का काम क्या होगा? कोर्ट विल एग्जामिन द लीगैलिटी एंड कॉजेज ऑफ द डिटेंशन, ठीक है। नॉट इशूड इफ डिटेंशन इज लॉफुल। अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, मतलब लॉ के दायरे में आती है, तो ये इशू नहीं की जाएगी, ठीक है। प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। अगर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के अगेंस्ट हुई है ये डिटेंशन, तो भी इस केस में भी ये जो रिट है इट कैन नॉट बी इशूड, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर क्या होता है, ये हम लेजिस्लेचर में स्टडी करेंगे। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट भी, उस केस में भी ये रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं लाई जा सकती, इट कैन नॉट बी इशूड। डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। देन सेकंड जो रिट है उसका नाम है प्रोहिबिशन, टू फोरबिड मतलब किसी को रोकना, ठीक है, किसी काम को करने से रोकना। ये हायर कोर्ट जारी करते हैं लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है। हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को रोकता है कुछ काम करने से, टू एनफोर्स इनएक्टिविटी, ठीक है, काम को करने से रोकने से। ओनली इन केस इफ द केस फॉल्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। ये केवल और केवल उसी केस में जो इशू की जाती है प्रोहिबिशन की रिट, अगर जो लोअर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है वो कोई ऐसा केस लेता है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में है ही नहीं, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो उस केस में प्रोहिबिशन की जो रिट है वो इशू की जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेचर बॉडीज़ या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देन थर्ड जो है सर्शियरी, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल, और अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए ये इशू की जाती है या फिर ट्रिब्यूनल के लिए, या फिर अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ऑलराइट। ये इशू कब की जाती है? लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या तो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो, ठीक है, या फिर एरर ऑफ लॉ, या फिर कोई एरर ऑफ लॉ हो, तो उस केस में ये रिट जो है सर्शरी की रिट इशू की जाती है। दिस कोर्ट इशूइंग द कोर्ट इशूइंग द रिट कैन ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल टू इटसेल्फ। जो इस रिट के तहत जो अपर कोर्ट है वो जो केस पेंडिंग है लोअर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में, उस केस को
वो उस केस पे खुद भी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर लोअर कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने उस केस पे गलत फैसला सुनाया है तो उस फैसले को भी स्क्वैश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। ये किसी कोई गलती होने से प्रिवेंट भी करता है, बचाता भी है, या और उसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे क्योर भी करता है। दिस इज़ क्योरेटिव एज वेल। यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि अगर लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल गलत फैसला देता है तो उसे स्क्वैश भी कर सकता है, मतलब गलती को सुधार भी सकता है, ठीक है। फोर्थ है मैंडामास, ठीक है, इशूड बाय अ कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल। एक किसी कोर्ट के द्वारा पब्लिक ऑफिशियल को या फिर पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, गवर्नमेंट को, आस्किंग देम टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटीज दैट दे हैव फेल्ड टू और रिफ्यूज टू डू, ठीक है। ये अपर कोर्ट के द्वारा किसी लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या पब्लिक बॉडी को या पब्लिक ऑफिशियल को, कोऑपरेटिव को या फिर इंफीरियर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में अगर उनकी ड्यूटीज़ नहीं की जा रही हैं उनके द्वारा, तो ये उनको बोलता है टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, ठीक है। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये है हमारा रिट नंबर फोर्थ। रिट नंबर फिफ्थ है क्वो वारंटो, बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस पे कोई इल्ज़ाम लगाता है करप्शन का या फिर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम लगाता है तो उस केस में को वारंटो जो रिट है वो इशू की जाती है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इलीगल वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्टीरियल और प्राइवेट ऑफिस, ठीक है। मिनिस्टीरियल या फिर प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं इशू की जाती है, ओनली अगेंस्ट सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारी रिट नंबर फिफ्थ है, को वारंटो। तो ये आर्टिकल 32 इसके अंदर की 5 रिट्स थी। अब आर्टिकल 33 को देख लेते हैं। एंड आर्टिकल 33 इज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अंदर गिवन है ओनली पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये बताता है कि केवल और केवल पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर यानी कि ख़त्म कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को किसके, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के। और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर एनालोगस फोर्सेस आती हैं। ये क्यों किया जाता है? टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एफआर्स। इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ये बोल के कि दिस इज़ इन्फ्रिंजिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज़ एनफोर्स्ड इन एनी एरिया ऑफ इंडिया। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ जो है एनफोर्स्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इन रेस्ट्रिक्शंस को लेके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 34 इस बारे में बात करता है, मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ इजंट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। कंसेप्ट फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है ये कंसेप्ट। मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स सस्पेंड ऑर्डिनरी लॉ एंड द गवर्नमेंट। जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं सस्पेंड ऑर्डिनरी लॉ एंड द गवर्नमेंट। जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉज को सस्पेंड कर देते हैं और गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर देते हैं। इट इम्पोज्ड अंडर सर्कमस्टांसिस लाइक वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रेबेलियन, राइट, वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इन सभी केसेस में मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है। इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस कैन पनिश सिविलियंस एंड इवन मेट आउट कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट भी इसके अंदर दी जा सकती है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये शायद मणिपुर, नागालैंड, 2-3 आई थिंक 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी फ़िलहाल लगा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डजंट ऑटोमेटिकली मीन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये भी बोला है कि अगर मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया जाता है दैट डजंट मीन कि जो आर्टिकल 32 है उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था। देन मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मार्शल लॉ अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स, लेकिन नेशनल इमरजेंसी इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस एज वेल। मार्शल लॉ सस्पेंड्स द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लॉ। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट को भी जो है ऑर्डिनरी लॉ को भी सस्पेंड करता है, गवर्नमेंट को भी सस्पेंड करता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं है, इट कंटिन्यूस विद द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ भी कंटिन्यू रहता है, गवर्नमेंट भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, मार्शल लॉ इम्पोज्ड टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि रिस्टोर किया जा सके लॉ एंड ऑर्डर को। ओके, और नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ वॉर, आर्म्ड रेबेलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। नेशनल इमरजेंसी बाय द वे हम आगे स्टडी करने वाले हैं इन डेप्थ। मार्शल लॉ स्पेसिफिक एरिया में ही लगाया जा सकता है कंट्री के, और नेशनल इमरजेंसी पूरी की पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है और किसी पार्ट में भी लगाई जा सकती है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये डिफरेंसेस है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में। देन द लास्ट आर्टिकल 35 अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर केवल और केवल पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट ला सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ठीक है, टू गिव इफेक्ट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विद रिगार्ड टू दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देम। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी उन आर्टिकल्स को लेके थ्रू आउट इंडिया बनी रहे। देखो गाइस, मैं आपको अब एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बस आर्टिकल 35 आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं यहाँ पे 16, 17, 23, देन 32, 33, 34। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स हैं। इन 6 आर्टिकल्स के बारे में 35 के अंदर बात होती है। आर्टिकल 35 के अंदर इन 6 आर्टिकल्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, 16, 17, 23, 32, 33, 34 आपको इसी सीक्वेंस में ये सारे आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उन सारे आर्टिकल्स में अगर कोई भी लॉ लेके आना है तो पार्लियामेंट लेके आएगी। ठीक है, लॉ इन सारे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी लॉ लेके आना है तो पार्लियामेंट लेके आएगी, और इन दोनों आर्टिकल्स के रिगार्डिंग कोई पनिशमेंट लेके आनी है तो वो भी पार्लियामेंट लेके आएगी। बस इस बारे में बात करता है आर्टिकल 35। ठीक है, मैंने आपको क्रक्स बता दिया है इसका। 16, 32, 33, 34, 17, 23 इन सब आर्टिकल्स के बारे में हम सेपरेटली स्टडी कर चुके हैं, बट स्टिल हैव अ लुक एट देम इन दिस स्लाइड। ठीक है, अब आर्टिकल 31 स्टडी कर लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल 31 में पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनली इट वाज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19(1)(f) में भी ये गिवन था। ठीक है, जहाँ पे 6 फ्रीडम्स के बारे में बात की हुई है ना, आर्टिकल 19, उस आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी भी था पहले। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F इसके बारे में बात करता था पहले। आर्टिकल 31 राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए ही था ये फंडामेंटल राइट्स पहले।
एक्सपेक्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 31 के अंदर था कि राइट अगेंस्ट डेप्रिविएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आप मतलब सरकार किसी की प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी पहले, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था पहले। स्टेट could acquire property only for public purposes after the payment of compensation। अगर सरकार स्टेट only acquire property only for public purposes only after the payment of compensation। compensation देना पहले नेसेसरी था, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता वरना है। ठीक है, इन 44th Constitutional Amendment Act 1978 it abolished to be an FR fundamental right। It repealed Article 19(1) subsection F and Article 31 and inserted Article 300A in Part 12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्टिकल 31 को हटा के कौन सा आर्टिकल ऐड किया था, तो वो था 300A। ऑलराइट, नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। द राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी रेगुलेटेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ से ही रेगुलेट किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो ये अभी भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्टेड नहीं है। नो गारंटेड कंपनसेशन एंड नो आर्टिकल 32। हैव टू पे कंपनसेशन इफ़ एक्वायर्ड फ्रॉम अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, या तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़मीन ले रहे हो तो कंपनसेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, या फिर होल्डिंग लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। इन दोनों केसेस में कंपनसेशन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31 था। अब कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लीगल या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 300A हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आर्टिकल 265 नो टैक्स शाल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 265 के अंदर ये बोला जाता है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 265 एक जो एक्ट है वो पास किया जाता है, देन उसके बाद ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 265 के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आर्टिकल 266 पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 266 में है। 267 में है कंटिजेंसी अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 266 के अंडर ही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने इसलिए बताया ताकि आप कोरिलेट कर सकें। 265 टैक्स से रिलेटेड है, 266 पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन 267 कंटिजेंसी अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस के लिए बनाया गया है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे पार्लियामेंट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, जब हम फाइनेंस कमीशन स्टडी करेंगे उसके अंदर ये सारे अकाउंट्स भी स्टडी करेंगे सेपरेटली। आर्टिकल 301 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री शाल बी फ्री। आर्टिकल 325 नो पर्सन to be ineligible for inclusion or to be included in a special electoral roll on ground of religion, caste, sex, race। इसके अंदर ये प्रावधान है कि किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल से नहीं निकाला जा सकता ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस। ठीक है,
आर्टिकल 326, द इलेक्शन टू द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शाल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, एडल्ट सफरेज मतलब 18 या फिर 18+ जो जितने भी एडल्ट हैं वो सब वोट देंगे, ये इसके अंडर आता है एडल्ट सफरेज, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ये आर्टिकल 326 में गिवन है, और ये वही ट्रिक है जो मैं आपको आई थिंक सेकंड थर्ड वीडियो से ही बताता आ रहा हूँ, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये याद है आपको तो ये तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स थे 12 से 35, 36 से 51 DPSP में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।